नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वानंद। कुछ अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, कड़वी कॉफ़ी अलग अलग विषय को लेकर लंबी बातचीत का एक सिलसिला है। हमारी कोशिश यह है कि जिस विषय पर हम बात करें उसे समझने की बारीकी से और गहराई से कोशिश करें, थोड़ा ठहर कर। चारों तरफ शोरगुल बहुत ज़्यादा है। उस शोरगुल में सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त कर देना और नारेबाजी की भाषा में बात करना एक बात है, लेकिन किसी विषय को समझना एक दूसरी बात। उसमें ठहरना पड़ता है और कई बार हमारी जो अपनी समझ है उससे जूझना भी पड़ता है। कड़वी कॉफ़ी में आज तक आपने जितनी बातचीत देखी है या सुनी है, उसमें यह कोशिश की गई है। हम कितना सफल रहे हैं यह फ़ैसला आप करेंगे, और जितनी राय आपकी मिलेगी उतने ही इस बातचीत में निखार आएगा या परिष्कार आएगा। आज हम एक लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। इस बीच काफ़ी कुछ इस देश में हो चुका है, पूरी दुनिया में हो चुका है, लेकिन जो कुछ हो चुका है उसमें सिर्फ, और जिन्हें हम घटनाएं कहते हैं, वह सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि कई बार जब किताबें छपती हैं तो वो खुद एक घटना का काम करती हैं, जिनसे हमारे सोचने की दिशा बदलती है या उसमें कुछ एक हलचल सी होती है। एक छोटी सी किताब जो कुछ पहले आई, प्रोफेसर राजीव भार्गव की री इमेजिनिंग इंडियन सेक्युलरिज्म, जो सीगल बुक्स ने छापी है, कलकत्ता का प्रकाशन गृह, उस किताब को पढ़कर कई सवाल उठे। प्रोफेसर राजीव भार्गव प्रख्यात राजनीति शास्त्री हैं और ख़ासकर हम उन्हें जानते हैं धर्मनिरपेक्षता पर उनके सैद्धांतिक काम के लिए। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उन्होंने हमें समझाया है एक लंबे अरसे से, और धर्मनिरपेक्षता को लेकर जितनी बहसें हुई हैं उन बहसों में उनका हस्तक्षेप सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी काफ़ी मायने खींच रहा है और लोगों ने उस पर ध्यान दिया है और उसके चलते स्वयं अपनी समझ को बदला है। हमारे अनुरोध पर प्रोफेसर राजीव भार्गव हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं। आपका बहुत स्वागत है प्रोफेसर भार्गव। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम यह समझना चाहते हैं, क्योंकि 2014 के बाद भारतीय राजनीति एक दूसरी दिशा में मुड़ गई। 2019 में जो चुनाव हुए, उन चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में मैंने यह सुनिश्चित कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का कोई उच्चारण नहीं कर पाएगा। यानी धर्मनिरपेक्षता शब्द को पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया गया भारतीय राजनीति की चर्चा से। इस वक्तव्य को आपने भी सुना होगा और इस परिघटना को आपने देखा होगा। आपके मन में खुद क्या विचार उठा? मेरा विचार तो ये है, और यही मेरे मन में विचार उठा था कि ऐसा हो नहीं सकता। इसको थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंखों से ओझल होते हुए देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देर के बाद जल्दी ही ये सवाल वापस आएगा और धर्मनिरपेक्षता का इशू फिर से एक इम्पॉर्टेंट इशू बनेगा। और ये एक्चुअली जो मोदी जी ने कहा, ये खुद ही ऐसा नहीं कह रहे। हमारे बहुत सारे जो आध्यात्मिक स्कॉलर्स हैं, देश के भी विदेश के भी, उनको भी लगता है जैसे सेकुलरिज्म अब हमारे बीच से उसका मायने अब नहीं रहा ज़्यादा। और मैं अचंभित रहता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब तक रिलीजन एक बहुत बड़ा इशू बना रहेगा, और ऐसी समाजों में जहाँ पर एक नहीं बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और
उन समाजों में जहाँ पर रिलीजन के बेसिस पर हम तरह तरह के दुर्व्यवहार करते रहते हैं और दूसरों को ह्यूमिलिएट करना, ओप्रेस करना, एक्सप्लॉइट करना, अलग कर देना रिलीजन के आधार पर जहाँ होता है, वहाँ पर सेकुलरिज्म गायब हो ही नहीं सकता, बार बार आएगा। शब्द को आप थोड़ा दूर कर दें या आप अगर एक रिलीजन का ही माने थोड़ी देर के लिए, सिर्फ उसको ही महत्वता दें तो और डर पैदा कर दें, तो शायद सेकुलर इश्यूज़ कुछ हद तक लोगों के दिमाग से दूर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। रिलीजन है तो सेकुलर आएगा ही आएगा। अब तो सेकुलरिज्म तभी जाएगा जब रिलीजन चला जाए। और मुझे यह काफ़ी विडंबनापूर्ण बात लगी थी कि उसके कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद ही जब महाराष्ट्र में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल शिवसेना उसने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और कांग्रेस का साथ पकड़ा, जिसको लेकर एक असुविधा बहुत लोगों को महसूस हुई। कुछ दिन बाद शिवसेना के प्रमुख ने धर्मनिरपेक्षता शब्द के पक्ष में बयान दिया और यह एक बहुत मज़ेदार क्षण था, क्योंकि शिवसेना का प्रमुख ये कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और मुझे लगा कि यह 2019 में जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को दफन कर दिया है, तो वह धर्मनिरपेक्षता फिर एक प्रेत की तरह मंडरा रहा है और आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। और ये आपका एक सहयोगी ही आपको बतला रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद प्रेत की तरह आ जाए, लेकिन बाकी सपनों के लिए, बहुत लोगों के लिए, बहुत पार्टीज़ के लिए वो जिंदा है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। तो इसलिए मुझे तो लगता है जैसे कि आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, आप इसको अलग कर सकते हैं, अपनी आँखों से दूर कर सकते हैं, लेकिन इशू है और इशू रहेगा। लेकिन इसको हम अगर और साफ और ठीक तरीके से समझना चाहें कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता है क्या? हाँ, तो ये जैसे हमने, अगर हम मान लें कि सेकुलरिज्म का मतलब है, मतलब पॉलिटिकल सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट और रिलीजन को अलग होना चाहिए, वो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिफाई ना करें। तो अलग का क्या परिभाषा है या अलग का किस तरह से वर्णन किया जाए? तो अमेरिका और फ्रांस के अंदर अलग का मतलब है कि बिल्कुल ही कट जाना चाहिए, रिलीजन को अलग कर देना चाहिए, बिल्कुल, मतलब उनमें कोई कनेक्शन नहीं होना, किसी भी प्रकार का कोई। स्टेट को रिलीजन में, अमेरिका में स्टेट आइडियली, मॉडल, एक्चुअल प्रैक्टिस में तो होता रहता है, पर आइडियली स्पीकिंग स्टेट को रिलीजन में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। फ्रांस के अंदर अलग का मतलब है कि आइडियली स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर कर ले, लेकिन रिलीजन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए स्टेट के अंदर। तो हिंदुस्तान का इन दोनों से अलग है। और ये शब्द मैंने यूज़ करा है प्रिंसिपल डिस्टेंस, जिसका हिंदी में अनुवाद मेरा जो एक आर्टिकल था उसका अनुवाद अभय दुबे ने किया था, जिसका उन्होंने अच्छा इसका उसूली फासला। ठीक है, अच्छा। उसूली फासला का मतलब है कि आप इंटरवीन कीजिए या आप इंटरवीन से या आप इंटरफेयर मत कीजिए, और इंटरवीन करने में आप हेल्प कीजिए या रिलीजन को मदद करिए, तीनों आप कर सकते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उसको आप प्रमोट कर रहे हैं या उसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं। तो अगर इंटरवेंशन से आप वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो इंटरवीन करिए, और अगर इंटरवेंशन से आपकी वैल्यूज़ घट रही हैं तो आप पर इंटरफेयर मत करिए। ये मेरा है। तो अनटचेबिलिटी को बैन करना, आप किसी रिलीजन में इंटरवीन कर रहे हैं, पर वो इंटरवेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिग्रेडेशन हो रही है लोगों की, उनको सब ह्यूमन ट्रीट करा जा रहा है, इक्वालिटी तो बिल्कुल ही चली गई, तो हमारी फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी का क्या होगा? तो अगर अनटचेबिलिटी बनी रहेगी या अगर विमेन से हमारा व्यवहार हमेशा दूसरे दर्जे का रहेगा, और अगर रिलीजन
वो रिलीजन सैंक्शन करता है और उसमें हम इंटरवीन कर रहे हैं तो करिए, लेकिन आपको कभी कभी हेल्प भी करना पड़ेगा रिलीजन इंस्टीट्यूशंस को, जो अमेरिका में हो नहीं हो सकता, जो फ्रांस में होता है कभी कभी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अब जैसे हमने तो एक पूरा आर्टिकल है हमारा कि आप माइनॉरिटीज़ को ये राइट देते हैं इंस्टीट्यूशन कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करें और मेंटेन करें, और हर कम्युनिटी को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन, हर कम्युनिटी को ये हक है कि अगर वो अपना संस्था चला रहा है, एजुकेशनल संस्था, जो कि थोड़ा सा उसका स्वरूप अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वो स्टेट से मांग सकता है पैसे, और स्टेट उनको नॉन प्रेफरेंशली पैसे देगा। तो हिंदू स्कूल को भी देते हैं स्टेट, मुसलमान स्कूल को भी दे सकते हैं, और एक पैसा, एक रुपया भी मिल जाए तो वो स्टेट की गाइडलाइंस को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को फिर वो अंडरमाइन नहीं कर सकता इन द मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। यस। तो ये अलग का मतलब उसूली फैसला हर रिलीजन से, एक नहीं, सारे, यहाँ पर सर्वधर्म संभाव आ जाता है कि हर रिलीजन के साथ आपको उसूली फैसला रखना चाहिए। अगर कुछ बुराइयां हैं और सारी कम्युनिटीज़ चाहती हैं कि स्टेट एक्शन ले उन बुराइयों को दूर करने के लिए, तो स्टेट को ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि वो बुराइयां निकल जाएं। और अगर कुछ अच्छाइयां हैं और उसको प्रोटेक्ट करना है, और स्टेट को ये लॉ बनाना है कि उसको हम प्रोटेक्ट करें, और कम्युनिटी से इनिशिएटिव आता है तो स्टेट को बनाना चाहिए वो लॉ। तो ये उसूली फैसला सिर्फ हिंदुस्तान में है, प्रिंसिपल डिस्टेंस, और सब रिलीजन्स की तरफ। तो ये दोनों चीज़ें इंडियन सेक्युलरिज्म को डिस्टिंक्टिव बनाती हैं, उसूली फैसला और सब रिलीजन्स के साथ वही फैसला, ये और कहीं नहीं है। इसकी कल्पना कुछ दिन पहले तक नहीं की जा सकती थी। परसों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह वक्तव्य दिया, जो कल के अखबारों में मैंने पढ़ा, कि भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। इसकी कल्पना हम कुछ समय पहले तक नहीं कर सकते थे कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी घोषणा करेगा कि भारत का एक राष्ट्रीय धर्म है और उस पर कोई हलचल नहीं होगी, क्योंकि मैंने आज तक कोई हलचल नहीं देखी। लेकिन ये जो यात्रा है, इसके पीछे कुछ लोगों का यह ख्याल है कि धर्मनिरपेक्षता या अपने आप में एक नकली धारणा थी भारत के लिए, विदेशी धारणा थी। भारत की ज़मीन से, भारत की मिट्टी से इसका कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि यह शब्द भी निरर्थक है। लोग कहते हैं कि दरअसल आप सेक्युलरिज्म के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और सेक्युलरिज्म भारतीय अवधारणा नहीं है, तो फिर ये भारत में पनप भी नहीं सकती। तो आप हमें सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इसके सफ़र को ज़रा समझाएं। ये कैसे चला और इसको किस प्रकार हमने अपनाया, और उसमें किस तरह की बेचैनी भी थी और थोड़ी उलझन भी थी, और उससे कैसे निपटा गया। तो अगर हम सेक्युलरिज्म तभी एक सेक्युलर मूवमेंट तभी आती है जब एक रिलीजन कहीं हो, और यूरोप के अंदर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म तब पैदा हुआ था जब जो उनकी जो धार्मिक विविधता, मैं धर्म और रिलीजन को मैं एक नहीं मानता, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत होगी धर्म और बोलने में जब रिलीजन की बात हो रही है, पर चलिए उसको मानते हैं क्योंकि हिंदी में आजकल रिलीजन और धर्म को एक ही माना जाता है। बट ये 16वीं सदी, मैं एक्चुअली 1492 तक ले जाता हूँ आपको। स्पेन के अंदर जूस, मुस्लिम्स, कैथोलिक्स सब साथ रहते थे। ये साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो उस लड़ाई झगड़े को किसी न किसी तरह से सुलझा के सब साथ रहते थे। लेकिन 1492 के अंदर कैथोलिक्स ने पावर ली और जूस और मुसलमानों को वहाँ से धक्का दे के बाहर निकाल दिया। तो मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और 16वीं और 17वीं सदी में
जब लैटिन क्रिश्चियनडम जो थी उसका वो टूटा और कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दो अलग अलग सेक्ट बन गए, तो ये बात आई कि अब विभिन्न क्षेत्रों में किसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए या प्रभुत्व किसका प्रभुत्व होगा। तो ये लड़ाई झगड़ा हुआ, काफ़ी लोग मरे, काफ़ी लोगों को पकड़ के जेलों में बंद कर दिया गया। लेकिन एक तरह की ट्रीटी बनी जिसमें ये कहा गया कि देखिए हर क्षेत्र के अंदर राजा डिक्लेयर करे, वो कन्फेस करे पब्लिकली कि उसका धर्म क्या है, और फिर वहाँ जो भी लोग रहते हैं वो सभी उसी धर्म को अपना लें, और जो नहीं अपनाएंगे उनको या तो मार दिया जाएगा या उनको फेंक दिया जाएगा बाहर। तो अब सारी जो सदर्न यूरोप है वो कैथलिक बन गया और सारा नॉर्दर्न यूरोप जो है वो प्रोटेस्टेंट बन गया। उसके अलग अलग प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स थे, कोई लूथरन था, कोई कैल्विनिस्ट था, इंग्लैंड में एंग्लिकन्स थे, तो ये तरह तरह के थे, लेकिन ब्रॉडली ये कैथलिक नहीं थे। और एक छोटी सी बेल्ट मिडल में थी जिसमें जर्मनी आता है। अब पहले जर्मनी नहीं था, जर्मनी है, बेल्जियम है, नेदरलैंड्स है, ये बाई कन्फेशनल थे, यहाँ पर दोनों रहते थे। जूस को बाहर कर दिया गया था, वो इधर उधर घूमते रहते थे, पोलैंड के अंदर बस गए जाके। मुसलमान तो बचे ही नहीं, बहुत थोड़े थोड़े कहीं ईस्टर्न यूरोप में रह गए। तो एक रिलीजियसली होमोजेनस सोसाइटीज़ बन गई। ये इनका सोल्यूशन था रिलीजियस वॉर्स के लिए। सेकुलरिज्म नाम का कोई शब्द नहीं था। हर क्षेत्र में एक चर्च था जो डोमिनेंट चर्च था, और बाकी सब अगर बचे भी वहाँ रह गए, वो अगर वर्शिप करना चाहते थे तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में चुपचाप वर्शिप करते थे, उनकी बिल्डिंग चर्च जैसी नहीं लगती थी। ये हाल था यूरोप का। अब सेक्युलर मूवमेंट शुरू हुई चर्च के खिलाफ, तो अनचर्चिंग मूवमेंट्स इनको बोलते हैं, कि किस तरह से चर्च की जो शक्ति है उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो बहुत ऑपरेसिव, सामाजिक ऑपरेशन बहुत ज़्यादा था चर्च का, हर चीज़ पर डिक्टेट करना चाहते थे। तो उनको चर्च की जो सोशल ऑपरेशन था उसको रोकना, और क्रिश्चियनिटी की एक मोनोपोली जो थी उसको रोकना। मतलब या तो आप क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियनिटी में एक बात है, ये काफ़ी अब्राहमिक ट्रेडिशंस में है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ उनके पास ही है, बाकी सब फॉल्स है, और अगर जो फॉल्स हैं उनको आप बहिष्कार करिए, उनको फेंक दीजिए। ये सब चीज़ें, इनमें इस बात से मैं मानता हूँ कि पूरे एशिया में, पूरा वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ अब्राहमिक ट्रेडिशन नहीं है, वहाँ पर बहुत तरह की रिलीजियस धार्मिक विविधताएँ थी, और जहाँ जहाँ अब्राहमिक ट्रेडिशंस हुए वहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी को कभी ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन एक हमेशा टेंशन बना रहता था, क्योंकि एक के पास ट्रू डॉक्ट्रिन है और वो एक दूसरे से फिर सेक्टेरियन स्प्लिट्स होते जाते थे। तो इस क्रिश्चियनिटी के खिलाफ मूवमेंट हुई, क्योंकि लोग अब प्लूरलिज्म चाहने लगे। चर्च के ऑपरेशन के खिलाफ लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट करी, तो एंटी चर्च मूवमेंट शुरू हुई। और तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि चर्च और स्टेट के अंदर जो बहुत गहरा रिश्ता बन गया था, जो मैंने बताया 16-17 सेंचुरी में, इनमें बहुत गहरा रिश्ता था। हर स्टेट का एक चर्च था और एक डोमिनेंट चर्च था, उसी को सपोर्ट करते थे और किसी और को नहीं करते थे। तो उस रिश्ते को थोड़ा कम किया जाए, उसको वीकन करा जाए या बिल्कुल अलग कर दिया जाए। और सेकुलरिज्म तो बल्कि इसी से जुड़ गया, चर्च स्टेट सेपरेशन। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ये तीनों बातें आती हैं। मोनोपोली ऑफ क्रिश्चियनिटी को तोड़ा जाए, चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, और चर्च स्टेट का सेपरेशन हो। अब ये शब्द हिंदुस्तान में आया, और उससे पहले मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में एक नया, आप ये सोच लीजिए कि रिलीजन का एक नया स्वरूप आया, जो पहले जैसे हिंदुस्तान में या पूरे एशिया में रिलीजियोसिटीज़ थी और रिलीजियस फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंस थे, उनसे बहुत भिन्न हो गया। अब वो रिलीजन भी आया, और जैसे हिंदुइज़्म,
बुद्धिज़्म, इस तरह के कॉम्प्रहेंसिव रिलीजन्स लोगों ने अपनाने शुरू करे, लोगों ने अपनी आइडेंटिटी उनसे जोड़ना शुरू करी, और उसी के बाद इंडियन सेकुलरिज्म उसके बाद आया। लेकिन पहली बात तो ये थी कि इंडियन सेकुलरिज्म को प्लूरलिज्म से, हिंदुस्तान की धरती में प्लूरलिज्म कोई बड़ी चीज़ नहीं थी कि ये नई लानी है। हमेशा से ही यहाँ पर एक पूरा प्लूरल लैंडस्केप था। तरह तरह के धार्मिक और दार्शनिक सोच विचार चलते रहते थे, उनमें डिबेट थी, डिस्कशन था। ये सब तो हिंदुस्तान में बहुत लोगों ने बोला है कि था, और मैं भी मानता हूँ कि ये था। तो प्लूरलिज्म के लिए हमारे को लड़ाई नहीं करनी पड़ी। हिंदू भी प्लूरलिस्ट थे। हिंदुइज्म के अंदर कोई मोनोलिथ नहीं था। आजकल आ रहा है वो एक मोनोलिथिक कैरेक्टर हिंदुइज्म में खोजाया जा रहा है, पर हिंदुइज्म, लेकिन हमारे यहाँ दो चीज़ें थीं। एक और स्टेट और चर्च के सेपरेशन का भी कोई सवाल नहीं था। हमेशा से ही हम लोग स्टेट को एक रिलीजन के इंस्टीट्यूशन से अलग रखते थे। तो मैं मानता हूँ कि दो चीज़ें जिससे सेकुलरिज्म, वेस्टर्न सेकुलरिज्म जुड़ता है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर बहुत वर्षों से, बहुत मौजूद थी, दशकों नहीं बल्कि बहुत सेंचुरीज, मिलेनिया उनसे मौजूद थी। तो सेकुलरिज्म, तो ये कहना कि सेकुलरिज्म हमारे हिंदुस्तान के लिए सूट नहीं करता, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानता। एक चीज़ में सिर्फ सिमिलैरिटी है, वहाँ पर सेकुलरिज्म की लड़ाई और यहाँ पर सेकुलरिज्म की लड़ाई। लेकिन गलत प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमारे जो सेकुलरिज्म की लड़ाई में वो चीज़ हम भूल गए हैं। वो क्या? चर्च का स्थान किसका है यहाँ पर? कास्ट का। कास्ट हमारी ओप्रेसिव सोशल इंस्टीट्यूशन है जो एक रिलीजन से जुड़ गई है। तो सेकुलरिज्म अगर फाइट करेगा तो कास्ट से फाइट करेगा। सेकुलर स्टेट का कास्ट से फाइट करना, कास्ट हायरार्की से, कास्ट की ऊंच नीच से फाइट करना बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों ने उस चीज़ को भूल गए। वो एक नई चीज़ थी जिसको कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में कभी अपर कास्ट हायरार्कीज़ को लोगों ने चैलेंज नहीं किया, वो था सब, लेकिन एक कंसोलिडेटेड तरीके से चैलेंज करना ये सिर्फ 19वीं 20वीं सदी में ही शुरू हुआ, फूले, अम्बेडकर। तो मैं ये कहता हूँ ये चीज़ हमने शायद नहीं सीखी, लेकिन बाकी चीज़ें जो सेकुलरिज्म जुड़ी हुई हैं और जो रिलीजन से जुड़ी हुई हैं, उससे हमें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एलियन है। इंडियन सेकुलरिज्म दो चीज़ों के खिलाफ है। वो धार्मिक और दार्शनिक विचारों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, और विविधता तो हमें, जैसे मैंने बताया था, कि उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इंटर और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन से। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन क्या है? इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन है, आप हिंदी में इसका अनुवाद कर दें तो कर दीजिए। हाँ, लेकिन धर्म के भीतर, धर्म के भीतर, मतलब एक धर्म के भीतर का जो, हाँ, मतलब एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के लोगों को अगर ओप्रेस करें, एक्सप्लॉइट करें, तो फिर क्या से उन पर हानियाँ पहुँचाने की कोशिश करें, तो वो इंट्रा रिलीजियस है। तो अगर आप सोचें कि हिंदू धर्म के अंदर जो लोअर कास्ट हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, मैं आदिवासी की बात नहीं कर रहा, पर अगर वो लोग उनका जो शोषण होता है वो इंट्रा रिलीजियस है। वुमेन का शोषण जो होता है वो इंट्रा रिलीजियस है, और दोनों में ही हिंदू के धर्मशास्त्रों के अंदर सैंक्शन है। हिंदुइज्म इज़ नॉट रिड्यूसिबल। ये हिंदुइज्म को सिर्फ धर्मशास्त्र पर रिड्यूस करना, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये 19वीं सदी में हुआ, अंबेडकर उसी के खिलाफ वो लड़े थे, लेकिन पूरे हिंदुइज्म को धर्मशास्त्र के हिंदुइज्म में आइडेंटिफाई कर देना, मैं बिल्कुल इससे खिलाफ हूँ। तो ये बात है कि हम लोगों को जहाँ पे भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इंडियन क्रिश्चियनिटी हो, इंडियन इस्लाम, जहाँ पर भी इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन है,
उसके खिलाफ सेकुलरिज्म को उठानी चाहिए आवाज़। दूसरी बात, यहाँ ये नई चीज़ थी जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही थी, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में तो थी ही नहीं, वो है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को ऑप्रेस करें, उनका शोषण करें, उनको नीच दिखाएं, उनके साथ वायलेंस करें। ये सेकुलरिज्म यूरोप में तो था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सेकुलरिज्म के पहले ख़त्म कर दिया, पहले ही ये अपनी विविधता को ख़त्म कर दिया। मुस्लिम निकल गए, जूस के साथ जो ट्रीटमेंट है आपको पता ही है क्या हो रहा था। और इंट्रा रिलीजियस जो भी बाकी क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, उन्होंने को एक दूसरे को मार मोड़ दिया और पूरी अपने अपने देश बना लिए जो सिर्फ। तो ये विविधता हमारे यहाँ तो थी और हमने कोई ऐसी कोशिश भी नहीं करी इसको किसी तरह से ख़त्म करने की। लेकिन जब ये कम्युनल, जिसको हम कम्युनल कहते हैं, और मैं अब सोचता हूँ कि ये रिलीजन के अंदर कम्युनल ऑलरेडी मौजूद है। ये जो रिलीजन आया है वेस्टर्न रिलीजन, वो कम्युनल ही है, और उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हाँ, ये सेकुलरिज्म जो है, बस एक चीज़ ये सेकुलरिज्म, इसके खिलाफ, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के खिलाफ इसका बहुत, और यही हमारा मेजर इशू बन गया। और उसी इशू को सेकुलरिज्म से हम डिफाइन करने लग गए। पर अब मैं सोचता हूँ कि उसको हमको फिर से सोचना चाहिए। रीइमेजिनिंग का यही है कि सिर्फ यही इशू नहीं है, कास्ट और जेंडर डोमिनेशन जो धर्म के पर आधारित है, उससे लड़ना भी सेकुलरिज्म के अंदर जुड़ जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे लौट जाएं और हम इस सफ़र को ही समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह कहा गया जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के या अवधारणा के आलोचक हैं, मसलन आशीष नंदी या टी.एन. मदान या चटर्जी, और हिंदी में अगर आप देख लें, हिंदी साहित्य में तो निर्मल वर्मा जैसे लोग, उनका यह कहना है कि यह भारत के लिए एक पराई अवधारणा है, जिसके बारे में आपने अभी कहा कि अगर आप भारत के इतिहास को देखें तो ये ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि भारत में धार्मिक विविधता रही थी और भारत में कभी किसी शासन ने यह नहीं कहा कि जो राजा का धर्म है वह प्रजा का धर्म होगा। बिल्कुल। जो यूरोप में कहा गया। बिल्कुल। या अकबर ने नहीं कहा, या फिर आप चोलास की बात करें या किसी की भी बात करें, अशोक पर भी जाइए। बिल्कुल। अशोक के समय यह दिखलाई पड़ता है कि वो एक प्रचार कर रहे हैं। हाँ, वो तो सेकुलरिज्म के प्रचारक, मतलब मिलता जुलता बौद्ध मत का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, नहीं, क्योंकि वो जो एडिक्ट्स हैं, लेकिन अगर दूसरी जगह चले जाएं तो इस तरह का प्रयास भी नहीं दिखता है। नहीं, सारे एडिक्ट्स जो हैं, एक भी, सिर्फ एक आध को छोड़ के, जो कि बिल्कुल अलग है, कहीं पर बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं है। हाँ, लेकिन उस तरह का अगर आप नीति का प्रचार भी करने की बात करें, क्योंकि वह दरअसल एक सामाजिक आचरण के को स्थापित करने के लिए एक बात कह रहे हैं, उसको कई लोग बौद्ध मत से जोड़कर देख लेते हैं कि वो बौद्ध मत का प्रचार हो रहा है। वह एक सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन अगर उसे छोड़ भी दें आप, तो दूसरा कोई राजा ऐसा करता हुआ दिखलाई नहीं पड़ता है व्यवस्थित रूप से, जिसमें वो प्रचार कर रहा हो किसी चीज़ का और जनता को बाध्य कर रहा हो। तो आप ये कहते हैं कि हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा अनुकूल था, पहले से स्थितियाँ ऐसी मैं थी। एक चीज़ आपको, जो गलत अवधारणा है अशोक के बारे में, उसको मैं साफ कर देना चाहता हूँ। अशोक ने प्रचार किया और धम्मा का प्रचार किया, लेकिन वो धम्मा था, वो बौद्ध धर्म नहीं था, वो एक पॉलिटिकल आइडिया था। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस धम्म के प्रचार में था कि सारे के सारे, वो उनको बोलते थे पाषंदा, इसमें तरह तरह के अनेक पाषंदा, उसमें बौद्ध थे, उसमें जैन थे, उसमें अजीविकास थे, उसमें ब्राह्मण थे, हाँ, और जितने भी तीसरी सदी, सबको एक ही तरह से सबका ट्रीटमेंट हो, सबको ऑनर करना, ये धम्मा था। जो उन्होंने अपना धम्मा सब जगह फैलाया था वो ये था, वो बौद्ध धर्म। ये सब बात की बात है कि बौद्ध धर्म को उन्होंने करा,
उन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं प्रचार किया जिस तरह से सब लोग सोचते हैं। उन्होंने इस पॉलिटिकल धम्मा का विचार सब जगह प्रचार किया, तब पहली बात। और दूसरी बात, एक बौद्ध धर्म की भी खासियत है जो मुझे बहुत देर में एक विल्फ्रेड कैंटवेल स्मिथ नाम के कंपैरेटिव रिलीजन के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने हिंदुस्तान में भी पढ़ाया, अलीगढ़ में पढ़ाया, लाहौर में पढ़ाया, वो इस्लाम के भी बहुत अच्छे स्कॉलर्स थे। फिर हार्वर्ड में जाके उन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन का एक पूरा डिपार्टमेंट सेटअप किया था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि देखिए, मिशनरी रिलीजन तो बौद्ध भी था और क्रिश्चियनिटी भी था, तो उनमें अंतर क्या है? तो उन्होंने कहा, देखिए क्रिश्चियनिटी जो है, अब वो भी क्रिश्चियन थे, उनका क्रिश्चियनिटी धर्म कहता है दूसरों को जाके कि आप अपना धर्म छोड़िए और हमारे धर्म में आ जाइए। बौद्ध कहता है कि तुम अपना धर्म रखो और मेरा भी धर्म ले लो। तो एक तरह का एक लिबरलिज्म, एक मोरालिटी, जो नैतिकता की कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ करो उसमें ये नैतिकता जोड़ दो। ये है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बुद्धा की टीचिंग्स क्या हैं? वो धर्म तो था ही नहीं, एक फिलॉसफी थी। और मैं सोचता हूँ कि सबसे एंशिएंट लिबरल फिलॉसफी वो बौद्ध थी, बौद्ध की टीचिंग्स हैं। तो बाद में जो बौद्ध धर्म बना उसको छोड़ दीजिए। वो पॉलिटिकल धम्मा और बौद्ध धम्मा कुछ बौद्ध धर्म से इन्फ्लुएंस था। अब आप गांधी को सोचिए, वो गांधी, अब गांधीज़म बना दीजिए, तो उसको एक मत में तो नहीं बिलीव कर सकते ना। वो तो सबको कह रहे हैं कि आप सभी जुड़िए, एक साथ आइए, तो आप उसको तो ये नहीं कह सकते ये तो क्रिश्चियनिटी जैसा ही है। तो उसी तरह से अशोक को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं इसी ये जो एक सामान्य धारणा है उस धारणा की बात कर रहा था। और मैंने ये भी कहा कि वह दरअसल एक प्रकार की नीति की बात कर रहे हैं, और इसलिए उसको आधुनिक धर्म प्रचार से घालमेल उसका नहीं किया जा सकता है। तो यह परिस्थिति मौजूद थी। इसके बावजूद जो आलोचक हैं वे ये कहते हैं कि आपने एक विदेशी विचार को यहाँ लाकर आरोपित कर दिया और उसकी वजह से ही सारी दिक्कतें पैदा हुई, क्योंकि आपने नकार दिया जो परंपराएं थी, उन परंपराओं को नकारा और हमारी छाती पर लाकर एक विदेशी चीज़ रोप दी। तो एक तो उसकी आलोचना ये है। दूसरी आलोचना है उन लोगों की जो धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं लेकिन वो फिर भी असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये काफ़ी नहीं था। आपने धर्मनिरपेक्षता दरअसल लागू ही नहीं की, आपने तो सर्वधर्म संभाव कर दिया। तो ये धर्मनिरपेक्षता का कैरिकेचर था उनके लिहाज से, क्योंकि उनकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा चर्च और राज्य के बीच जो अलगाव पूरा होना चाहिए उसकी एक सरलीकृत समझ उससे पैदा हुई थी। तो आपने इन दोनों पर काफ़ी विचार किया है। आपने इस आलोचना का उत्तर भी दिया है। आपने भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की बात की है। ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है। और मुझे याद आता है कि जब नेहरू से कहा गया कि आप वो जो उनकी भूमिका है दिवाकर जी की किताब की, जिसमें वो कहते हैं कि ये शब्द मुझे बहुत पसंद नहीं है लेकिन मैं काम चलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वे भी बहुत निश्चित नहीं थे कि इसको कैसे बांध दिया जाए। लेकिन लोग नेहरू पर भी आरोप लगाते हैं कि नेहरू दरअसल पाश्चात्य विचारों में दीक्षित थे, इसलिए वो सेक्युलरिज्म को ले आए, उन्होंने ला के रोक दिया। और दूसरे नेहरू पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने पर्याप्त ढंग से लागू नहीं किया। तो नेहरू जी सिर्फ सेक्युलर से ही थोड़े से बेचैन नहीं थे, वो रिलीजन से भी उतना ही, शब्द से, हाँ, वो रिलीजन शब्द को भी सोचते थे कि ये मैं क्या करूं, इसको यूज़ करना पड़ रहा है मुझे। और सेक्युलरिज्म के बारे में भी वही सोचते थे और मेरा भी वही विचार है। ये दोनों के शब्द को क्या करें, हैं तो यूज़ करते हैं, पर होपफुली वी विल कम, हम लोग ऐसी एक नई वोकैबुलरी बनाएंगे जिसमें ये दोनों ही शब्द को हम त्यागते हैं। ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक है तो दूसरा है, एक तरह से इनका बहुत अस्तित्व एक दूसरे पर टिका हुआ है, वजूद इनका। बिल्कुल। तो लेकिन खैर वो तो एक बात हो गई। आपका दूसरे सवाल पे, जो आशीष और मदन साहब इन लोगों ने जो बात कही थी वो
बिल्कुल मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हिंदुस्तान के अंदर वेस्टर्न सेकुलरिज्म होता तो उसके खिलाफ तो उनकी क्रिटिक ठीक है, वो तो मैं भी क्रिटिक करूँगा। अगर वेस्टर्न सेकुलरिज्म का हम यहाँ पर उसी को लागू करते थे तो बिल्कुल ठीक है वो तो। और वेस्टर्न सेकुलरिज्म एक तरह से एंटी रिलीजियस बन गई। हाँ ठीक है, ये बात तो आप पहले कह चुके हैं। जी मतलब कि एंटी रिलीजियस क्यों बनी? बिकॉज वो एंटी क्रिश्चियन थी। और एंटी क्रिश्चियन क्यों थी? बिकॉज क्रिश्चियन में एक मोनोथीज्म था उस टाइम पर एटलीस्ट। हर बंदा सोच रहा था कि एब्सोल्यूट ट्रूथ उनके पास ही है। तो इसके खिलाफ तो साइंस भी आई और इसके खिलाफ हर बेसिक जो खुद जिसकी भी अच्छी सोच होगी वो यही सोचेगा कि आप ट्रूथ में बिलीव करो, लेकिन ये मत सोचो कि सारा एब्सोल्यूट ट्रूथ आपके पास ही है। के पास। तो जब क्रिश्चियनिटी और चर्च ने ये कहना शुरू करा तो सब क्रिश्चियनिटी को छोड़ने लगे जो समझदार आदमी थे, और छोड़ना भी चाहिए था उन्हें। बाद में जाके क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एब्सोल्यूट कंसेप्शन ऑफ ट्रूथ कभी हुआ ही नहीं। हमेशा ट्रूथ वाज एज ए कंटिन्यूम। और जो बिल्कुल जो ट्रूथ के क्लोज हैं और जो ट्रूथ से सबसे दूर हैं उनमें भी एक कॉमनैलिटी थी जो लोग पहचानते थे। कभी भी इतनी डायकॉटमी बनाई नहीं ट्रूथ और फॉल्सहुड के अंदर किसी भी दार्शनिक विचार ने। एनीवे, वेस्टर्न सेकुलरिज्म के खिलाफ तो मैं भी हूँ। हिंदुस्तान में, मैं वेस्ट में समझता हूँ ठीक है, पर हिंदुस्तान में उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। उसको आप क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊँगा, लेकिन आप वेस्टर्न सेकुलरिज्म को इंडियन सेकुलरिज्म से मत आइडेंटिफाई कीजिए। इंडियन सेकुलरिज्म तो बिल्कुल अच्छा है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। आपका क्रिटिक उसके लिए ठीक है, पर आपने तो इंडियन सेकुलरिज्म को वेस्टर्न सेकुलरिज्म छोड़ दिया, उसको क्रिटिसाइज तो आपने किया ही नहीं। ये मेरा आशीष और मदन साहब से यही है। और वो कहते रह गए कि हमें अपनी, कभी एक छोटी सी लाइन में दोनों ने ही कहा है कि हमें अपना कुछ सेकुलर तो सोचना चाहिए। वो अपना सेकुलर सोचा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सब लोग, नेहरू गांधी वगैरह ने सब वही सोचा है। आप उसको भूल रहे हैं और आप कह रहे हैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्रिटिसाइज करके क्या करेंगे? वो है ही नहीं। वो शायद 1960 या 70 के अंदर कुछ लोगों ने जो खुद नासमझ थे, उन लोगों ने उस सेकुलरिज्म को वेस्टर्न सेकुलरिज्म जोड़ दिया होगा और ये लोग उनके ऊपर रिएक्ट कर रहे थे। पर अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ठीक तरह से पढ़ा होता और अगर अपना इंडियन सेकुलरिज्म ठीक तरह से समझा होता तो वो कहते हैं कि ये इंडियन सेकुलरिज्म आगे हमारा है, हमारे पास। तो ये तो मेरे नंदी और मदन साहब की क्रिटिक पर मेरी ये टिप्पणी है। अब आए उस पर जिसमें दूसरे लोग जो सोचते हैं कि हमने नहीं लागू किया ठीक तरह से, हमने पानी मिला दिया उसमें। और वो अब अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म को यहाँ लागू करना चाहिए था और ये तो पानी लगा दिया, ये सर्वधर्म संभाव एंड ऑल दैट, तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म ठीक तरह से लागू नहीं हुआ तो मैं उनसे टोटल सहमत हूँ। इंडियन सेकुलरिज्म की अच्छी तरह से बट्टा बोला हुआ है, उसको लागू ठीक तरह से कभी किया ही नहीं, ना समझा ना उसको लागू किया। और उसी लिए हम इस कंडीशन में हैं जिस कंडीशन में अभी अपने आप को पाते हैं, जहाँ सेकुलरिज्म शब्द के नाम से ही लोग परेशान हो जाते हैं और जहाँ पूरा स्टेट जो है वो अब सेकुलर रहा ही नहीं। अगर सर्वधर्म संभाव भी रखते, अगर मानिए, मैं तो रिलीजियस प्लूरलिज्म की बात कर रहा हूँ, अगर वो भी रहता तो एक बहुत बड़ी बात होती। हमने तो सर्वधर्म संभाव को छोड़ दिया, हम तो एक धर्म संभाव, मतलब उसकी प्रधानता को हमने प्रधानता क्या, हम मानते ही नहीं। अब समभाव का मतलब तो यही है कि हम इक्वली वेल ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स। मतलब अगर उनमें खामियां हैं तो उस खामियों को हमें निकालना है और जो अच्छाइयाँ हैं उसको उभारना है। रिलीजन हर जगह एम्बिवलेंट है, उसमें बहुत बुरी चीज़ें भी हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। तो दोनों को एक साथ ना तो हम फेंक सकते हैं और ना ही उनको अपना सकते हैं। सर्वधर्म संभाव में कभी कभी ये टेंडेंसी है कि जैसा भी है धर्म, उसके प्रति हमें अच्छा ही विचार रखने चाहिए। तो मतलब कास्ट भी, अगर उसमें
कास्ट ऑपरेशन भी है तो वो भी ठीक है, विमेन ऑपरेशन भी है तो भी ठीक है, धार्मिक है बस तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, ये कोई सर्व धर्म संभाव तो नहीं हुआ मुझे मेरी तरह से। तो मैं उसके अंदर बिलीव ही नहीं करता। कोई भी अगर धर्म के अंदर बुराइयाँ हैं तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। धर्म के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको अपनाना ही चाहिए, क्यों नहीं अपनाना चाहिए। और सब धर्मों में कुछ अच्छाई है, सबको लेना चाहिए। तो ये मेरा सर्व धर्म, तो ये इसकी मल्टीपलीट तो काफ़ी हो चुकी है। हमने सर्व धर्म संभाव को बना लिया कि हम सब धर्म जैसे भी हैं हम उन सब धर्मों को वैसा ही रखेंगे, स्टेटस को मेंटेन करेंगे, ना उनमें से कोई बुराइयाँ उठाने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, और ना ही उनकी छायाँ उभारेंगे। वो सारा का सारा जैसे उन धर्म के जो लाउड स्पीकर्स हैं, जो स्पोक्समैन हैं, जो कहते हैं वो मान जाएंगे। बस मल्टी कम्यूनल, हाँ, अगर सारे जो फैनेटिकल फ्रिंज हैं हर कम्युनिटी के, उन कम्युनिटीज़ को उनको आप अपील वर्ड शब्द यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टेट हर गवर्नमेंट में सबसे बुरे लोग जो हैं धर्म के, रादर देन ऑल द गुड पीपल एंड द ऑर्डिनरी फोक्स, उन सबको उन्होंने कुछ ना कुछ टुकड़े इधर उधर फेंक रहे। लेकिन क्या इसके पीछे यह कारण रहा होगा इस पर सोचते समय कि राज्य यह काम अपने ऊपर संभवतः नहीं ले सकता या ये काम नहीं कर सकता कि वह राज्य कानून के ज़रिए काम करता है, तो राज्य धर्मों में सुधार नहीं ला सकता। वो कानून बना सकता है और बतला सकता है कि यह व्यवहार ठीक नहीं है, यह बर्ताव ठीक नहीं है, और यह जो संविधान में बाकी मूल्य हैं उनके अनुरूप नहीं है। लेकिन धर्म एक सामूहिक व्यवहार भी है जो लोग मिलजुल कर इस्तेमाल करते हैं। और आपने यह जो भी सेक्युलरिज्म के पैरोकार हैं और उसके सिद्धांतकार हैं, वे सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता को तरजीह इसलिए भी देते हैं, जैसा आप खुद कहते हैं, कि उसका एक रिश्ता जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल, उसकी स्वतंत्रता और उसकी बराबरी से जुड़ा हुआ है। यानी जो व्यक्ति नाम का उदय होता है जो समूह से जुड़ा हुआ भी है लेकिन समूह से अलग भी है, तो आप उसकी स्वतंत्रता और उसकी समानता की रक्षा के लिए सेक्युलरिज्म से बेहतर और कोई सिद्धांत नहीं है। हाँ। या आप मानते हैं, लेकिन इसे हमें समझाइए, इसका क्या मतलब। मैंने आपको जैसे बताया कि जो अब वेस्टर्न सेक्युलरिज्म चर्च के खिलाफ था। चर्च के खिलाफ ये नहीं कि सिर्फ धर्म के प्रति उसके बहुत एंटी धर्म हो गया था, वो इसके भी खिलाफ था क्योंकि चर्च सारा सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म बन चुका था। हर इंडिविजुअल को वो को कंट्रोल करता था। वो किससे मिलेगा, किसके साथ खाएगा, किसके साथ शादी करेगा, किसके साथ बैठेगा, किसको एनिमी मानेगा, किसको फ्रेंड मानेगा, सारा सोशल रेगुलेशंस को कंट्रोल करना ये चर्च के हाथ में आ गया था। तो सेकुलरिज्म जो मूवमेंट थी वेस्ट के अंदर वो उसके खिलाफ थी। उसी तरह से हमारे भी हम लोग हम उससे प्रेरणा लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसको एक एनालॉजी की तरफ देख सकते हैं। हमारे यहाँ कास्ट है, हमारी जो पूरी जो वर्ण व्यवस्था है वो ही सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो वो जो सेकुलरिज्म को इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स उसको बचाने के लिए आपको कास्ट हायरार्कीज के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी सेकुलरिस्ट को। दूसरी बात आपने करी, स्टेट ये एक सामाजिक यंत्र होना चाहिए और प्रयत्न होना चाहिए। मैं मानता हूँ समाज से, अब देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को बैन किया, तो ये एक स्टेट लेड एफर्ट है। अब पर्सनल लॉज को रिफॉर्म करने के लिए हमने स्टेट के लिए जगह छोड़ी है और अपने डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में डाल दिया। मैं यूनिफॉर्म शब्द से बिल्कुल सहमत नहीं। कॉमन ठीक है, कॉमन सिविल कोड और वो भी जेंडर जस्ट एंड जस्टिस टू चिल्ड्रन, वो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बात हम लोग नहीं करते। हम सिर्फ जेंडर जस्टिस करते रहते हैं, बट चिल्ड्रन को भी जस्टिस मिले, उस आधार पर भी सामाजिक रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो
लेकिन अगर 50 साल तक समाज से कोई इनिशिएटिव ही नहीं आएगा, कोई करेगा ही नहीं चेंज, और कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, तो स्टेट को कभी कभी इनिशिएटिव लेना पड़ता है। और मैं इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं कह रहा सीधा जाके इंटरवीन करिए, लेकिन स्टेट को नच करना पड़ेगा। स्टेट का एक ट्यूटलरी रोल भी है, एक गाइड करने का रोल भी है, जो अगर अच्छा स्टेट हो जिसमें अच्छी लीडरशिप हो, उसको लीड करना पड़ेगा। अगर समाज में कोई भी ऐसी सामाजिक बदलाव आने की कोई कुछ भी उसमें स्पेस नहीं है और लीडर्स लेकिन चाहते हैं, तो अगर ऐसा नहीं होता तो नेहरू जी वगैरह छोड़ दीजिए, फिर नेहरू जी वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, गांधी जी की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर कोई अच्छे लीडर्स की ज़रूरत ही क्या है, सब कुछ समाज को छोड़ दीजिए, वो तो एनर्किस्ट पोजीशन हो जाएगी, स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है। पर स्टेट है, कैसा स्टेट होना चाहिए? आप डेमोक्रेटिक स्टेट है तो वैसे भी सोसाइटी और स्टेट का जो बाउंड्रीज है वो काफ़ी कुछ कोलैप्स कर गया। डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर सिविल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पब्लिक स्फीयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पब्लिक स्फीयर के अंदर आप जाके अपनी बात रखें और फिर प्रेशर बनाएं, जो स्टेट वही करे जो पब्लिक स्फीयर से लोगों की आवाज़ें उठ के आ रही हैं सिविल सोसाइटी से। सो ये स्टेट जो है ये वो स्टेट नहीं है जो पहले जो नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते थे। अब आप डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे तो फिर आपका स्टेट वही हो जाएगा जो 19वीं सेंचुरी में होते थे स्टेट्स। बिल्कुल, वो सिर्फ एक, यू कैन से इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास रूल और यू कैन से इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, इट हैज़ मोनोपोली ऑफ फोर्स एंड वायलेंस वैसे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर तो पीपल का प्रेशर बना रहना चाहिए और स्टेट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको स्टेट को वैसे ही कहता है कि आप फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स दीजिए, आप तरह तरह की और भी जो चीज़ें उन्होंने राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकल राइट्स आर इम्पोर्टेंट, तो जो भी समाज में थोड़ी भी मूवमेंट अगर उस डायरेक्शन में हो रही है तो स्टेट को उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं उस तरह के सपोर्ट से के खिलाफ नहीं हूँ, स्टेट का रोल है। एक बात आपने लिखी है पहले और उसको समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप लिखते हैं कि सेक्युलरिज्म एक सिंगल वैल्यू सेक्युलरिज्म हो सकता है और एक मल्टी वैल्यू सेक्युलरिज्म हो सकता है। तो ये इसको आप कैसे समझते हैं, जिसमें आप सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू, और उसके साथ ही आप एक दूसरी बात कहते हैं पहले कि एक क्रिश्चियन सेक्युलरिज्म है और एक मॉडर्न सेक्युलरिज्म है। ये तो इस बात को समझना भी हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि ये दो चीज़ें क्या हैं, सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू और जी। तो सिंगल वैल्यू जैसे फ्रांस के अंदर मेन वैल्यू, मैंने सेक्युलरिज्म का मतलब है सेक्युलरिज्म एज ए प्रोजेक्ट, एज ए पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट समथिंग दैट डिस्क्राइब्स व्हाट इज हैपनिंग, बट एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, आप उसको आइडियोलॉजिकल भी कह सकते हैं, एक नॉर्मेटिव मूवमेंट भी कह सकते हैं, एथिकल मूवमेंट भी कह सकते हैं। एज अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट वो स्टेट और रिलीजन को अलग करता है किसी वैल्यू के लिए। जब तक वो वैल्यू नहीं है तब तक वो प्रोजेक्ट, एथिकल प्रोजेक्ट नहीं बनता। तो अब एक वैल्यू भी हो सकती है उसके लिए और मल्टीपल वैल्यू से भी ड्रिवन हो सकता है। अब फ्रांस के अंदर जो जिसको हम फ्रांसीसी लाइसिते कहते हैं, लाइसिते, इसका फ्रेंच सेक्युलरिज्म भी, वो ज़्यादा हद तक एक वैल्यू से ड्रिवन था, इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, और बल्कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिटीजनशिप। ज़्यादा हर सिटीजन अपने अपने जो पर्टिकुलरिटीज़ हैं उनको छोड़ दे, जो जू है वो अपनी जूइशनेस को छोड़े और फिर पब्लिक डोमेन में आए। क्रिश्चियन कैथोलिक जो है, कैथोलिक था, वो अपनी कैथोलिसिज्म को छोड़ दे और फिर पब्लिक डोमेन में आए, तो फिर वो एक इक्वल सिटीजन की तरह आए। लेकिन मैं तो उनकी और सबको एक ही समान मानेंगे, तो उसी के तहत उन्होंने चर्च से भी लड़ाई करी और उसी के तहत वो हिजाब को भी बैन कर रहे हैं। अबाया को या हिजाब को, कि
हिजाब निकालो, और उन्होंने फिर थोड़ा बहुत ये भी कर दिया है कि जो क्रॉस है वो भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। लेकिन इतने सारे बड़े बड़े, अब देखिए यहीं पर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फ्रांस के अंदर 1905 में ट्रीटी बन गई कि अब हम लोग रिलीजियस, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को या चर्चेस को फंड नहीं करेंगे। तो 1905 से पहले सारे के सारे कैथोलिक चर्चेस जो बने हैं उनको वो फंड करते हैं, और 1905 के बाद जितने भी धार्मिक, अब कितनी जो फॉर्मर कॉलोनीज से सारे के सारे वर्कर्स वगैरह जो आए हैं टूनीशिया से, मोरक्को से और अल्जीरिया से, वो सारे के सारे मुसलमान जो आए हैं, उनकी वो ये तो है नहीं कि सडनली वो रिलीजियस अपना रिलीजन छोड़ देंगे। तो अगर वो मॉस्क बनाना चाहते हैं तो वो फंड नहीं करते, वो कहेंगे हम ज़मीन नहीं देंगे हम आपको। तो हाँ, अब डेनमार्क के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि वहाँ पर जो सेमेट्रीज हैं दे आर ओन्ड बाय द लूथरन चर्च। तो कोई भी बंदा अगर लूथरन है वो तो बड़ी आसान से वहाँ पर दफना देते हैं, लेकिन जो कैथोलिक्स हैं, जो एथीस्ट हैं, जो जूस हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको लूथरन्स के पास, लूथरन चर्च पर जाके परमिशन लेनी पड़ती है। अब वो तो उन्होंने मान लिया, लेकिन जब मुसलमान जाता है तो अब उसके साथ वो उनको परमिशन नहीं देते। और 2000 तक मुसलमानों को अपनी बॉडीज़, डेड बॉडीज़, मतलब उनके रिश्तेदारों को वो सारी डेड बॉडीज़ अपने अपने देश पेश नहीं करती थी। उस पर कितना खर्चा होता होगा। वो स्वीडन जैसे ही उसने डिक्लेयर किया कि अब वो लूथरन नहीं है, तो कोपेनहेगन के कहीं पास एक छोटा सा आइलैंड था जो स्वीडन को बिलोंग करता, तो सारे मुसलमान वहाँ पर दफनाने लग गए, क्योंकि वहाँ पर अब जो उनका चर्च था वो स्टेट ओन था, और स्टेट वॉज इम्पार्शल, सेकुलर था। तो उसने कहा कि आप कोई भी हो, हम दफा, कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो ये फ्रांसीसी सेकुलरिज्म है, इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं सोच लीजिए आप। तो सीधा आपको वो हिंदुस्तानी मॉडल अपना लेना चाहिए। हाँ, तो जो आप हिंदुस्तानी मॉडल की जो बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तानी मॉडल क्या मल्टी वैल्यू सेक्युलरिज्म का मॉडल है? सॉरी, मैं थोड़ा सा मल्टी वैल्यू, क्योंकि हम सिर्फ एक सिटीजनशिप इक्वालिटी को नहीं मानते कि वो इम्पोर्टेंट, उसको बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन जैसे रिलीजियस आइडेंटिटी है, लोगों की रिलीजियस धारणा है, वो भी एक वैल्यू है जिसको इम्पोर्टेंट मानना चाहिए। हमेशा कितना मानना चाहिए वो संदर्भ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते आप। अब रिलीजियस फ्रीडम भी इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के अंदर हर चीज़ रिलीजियस फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। उस फ्रीडम के तहत आप कितनी भी रिलीजियस बदमाशियाँ करते रहें, स्टेट उसमें नहीं कुछ करेगा, क्योंकि वहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुप्रीम वैल्यू। सबसे वहाँ पर वन वैल्यू है रिलीजियस फ्रीडम, यहाँ पर दूसरी वैल्यू है इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप। हमारे यहाँ हम दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करना चाहते हैं, और 3-4 और वैल्यूज़ भी हैं जिसको कंबाइन, तो दैट इज द मल्टी वैल्यू डॉक्ट्रिन। और हर जो नैतिकता में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि हम सिंगल वैल्यू क्रीचर्स नहीं हैं, हमारे पर मल्टीपल वैल्यूज़ से जुड़े रहते हैं हम, और हर संदर्भ में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इन सब वैल्यूज़ में से हम क्या दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रिकंसाइल कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो किसका हम सैक्रिफाइस करें, और किसको ऊपर उसकी महत्वता को आगे रखें। ये जजमेंट है, हर कॉन्टेक्स्ट में ये जजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल एक नहीं होना चाहिए कि शुरू से हमने सोच लिया कि हमेशा एक ही वैल्यू उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और स्टेट भी उसी को करे। नहीं, स्टेट को भी, इंडिविजुअल्स को भी, हमारे पे हर एथिकल पर्सन के पास हमेशा बहुत सारे पुल्स होते हैं। वी आर टोर्न बाय डिफरेंट वैल्यूज़, और हर उस स्थिति में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम सबको कंबाइन करें, या हम अगर जिसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो वो किसको दें, किस वैल्यू को इम्पोर्टेंस दें और क्यों। तो रिलीजियस फ्रीडम इम्पोर्टेंट है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप इम्पोर्टेंट है,
पर फ्रेटर्निटी, कभी कभी फ्रेटर्निटी के लिए रिलीजियस फ्रीडम को थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, कभी इक्वालिटी को भी थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेटर्निटी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेटर्निटी के बिना तो कम्युनिटी नहीं है। अब जब और आजकल इमेजिन कम्युनिटी तो नेशन ही है, तो नेशन ही नहीं रहेगा तो फिर बाकी वैल्यूज कहाँ जाएंगे? तो ये चीज़ें आइडियल वर्ल्ड के अंदर हम ये मॉरल कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर निकल सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर वो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ नॉट गुड इज़ कि एक मॉरल वैल्यू है और दूसरी जगह वैल्यू ही नहीं है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को हम इम्पोर्टेंट दें और हमेशा ऐसी बातें करें जो वैल्यू लेस हों, जिसमें वैल्यू को सेक्रीफाइस कर दिया जाए, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। पर वैल्यूज़ को वी हैव टू फेस हेड ऑन। तो हमने अपने सेकुलरिज्म में एक वैल्यू को कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हम सारी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, और हमने ये डिसाइड करा है कि कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट हमने ये छोड़ दिया है कि कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से किस वैल्यू को ज़्यादा महत्व दिया जाए और कोशिश की जाए कि सबको अकोमोडेट करें। तो अब हिंदू और मुसलमान की वैल्यूज एक जैसे थोड़ी ना है, अलग अलग हैं, पर दोनों को किस तरह से अकोमोडेट किया जाए वो एक मल्टी वैल्यू अकोमोडेशन ही है। बिल्कुल। कि वैसे तो हम इसको हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हर हिंदू में मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, हर मुसलमान में है, हर एथीस्ट में है। जो भी अपने आप को सिर्फ सिंगल वैल्यू का मानता है वो अपने आप को छोटा बनाता है। तो ये मल्टी वैल्यू। अपना दूसरा आपका सवाल था क्रिश्चियन और मॉडर्न, तो वो ये चर्च स्टेट सेपरेशन जो है ये एक क्रिश्चियन ही आइडिया है। अगर सिर्फ चर्च स्टेट पे ही रुक जाएं तो ये क्रिश्चियन सेकुलरिज्म हो गया। लेकिन मॉडर्न सेकुलरिज्म के अंदर चर्च स्टेट तो क्या, रिलीजन्स एंड स्टेट सेपरेशन इज इम्पोर्टेंट, जैसे हिंदुस्तान में। एंड इट इज नॉट जस्ट कि उसको सेपरेट कर दो, बट किस लिए सेपरेट करो उसका सवाल का उत्तर देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस वैल्यू के लिए आप सेपरेट करो। ये मॉडर्न सेकुलरिज्म में ये सब चीज़ें आती हैं। क्रिश्चियन सेकुलरिज्म के अंदर तो पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि चर्च की पावर अपनी है, स्टेट की पावर अपनी है, उनको ये शेयरिंग ऑफ पावर हो गया, और ये चर्च स्टेट सेपरेशन है, और ये क्रिश्चियनिटी के लिए ही है। ये इसका उद्देश्य है क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करना। क्रिश्चियनिटी तभी पनपेगी जब चर्च स्टेट सेपरेट होगा। ये क्रिश्चियन सेकुलरिज्म है, इसको सेकुलरिज्म ही नहीं बोलूँगा मैं, ये क्रिश्चियन सेकुलरिटी है एक तरह की। तो आपका ये कहना है कि जो भारतीय सेकुलरिज्म है या भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसे आप मॉडर्न सेकुलरिज्म कहेंगे, आधुनिक धर्मनिरपेक्षता। तरह के मॉडर्न सेकुलरिज्म्स हैं, हाँ, लेकिन भारतीय जो नॉन क्रिश्चियन वेस्टर्न भी हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर हम रिलीजियस डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं तो भारतीय सेकुलरिज्म से अच्छा उदाहरण कोई नहीं। लेकिन दूसरा समानांतर अगर आप खोजना चाहें, पैरेलल। हाँ, हर जगह मैं सोचता हूँ कि जहाँ पर भी अब पूरे वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी है। हाँ, जैसे फ्रांस खुद अब जूझ रहा है इससे, इंग्लैंड जूझ रहा है। अब इंग्लैंड इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल। यस, मुझे लगता है इसे इंग्लैंड के अंदर सबसे अच्छी तरह से, और मैंने लिखा भी है कहीं पर शायद कि मुझे कि इंग्लिश जो आए नए जब आए थे तो उन्होंने मुगलों से सीखा होगा ये कि किस तरह से हाउ टू रिकॉन्साइल। लेट मुगल एम्पायर में इन लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल प्रैक्टिस बनी, और फिर वो ब्रिटिश कॉलोनियल प्रैक्टिस बन के ब्रिटिश मल्टीकल्चरलिज्म में जाके अब कहलाती है। ये हिस्ट्री हमें इस तरह से भी हाँ, ये काफ़ी दिलचस्प है इसलिए कि आज जो माहौल है जिसमें मुग़लों को एक खलनायक के रूप में सामने रखा जाता है, हिंदुओं के दिमाग में ये बिठा दिया गया है, और आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने दरअसल उनके यहाँ जो सेक्युलरिज्म था उससे अलग सेक्युलरिज्म यहाँ आके सीखा, मुग़लों को काम करते हुए देखकर, कि कैसे एक ऐसे देश में जहाँ बहुसंख्या हिंदुओं की है लेकिन जो शासक हैं वे मुसलमान हैं, वे कैसे रिकॉन्साइल करते हुए उनके साथ रास्ता बनाते हुए वे शासन चलाते हैं।
तो अंग्रेज़ों ने उससे सीखा और फिर वे मेरा तो यही अपनी तरफ ले गए। लेकिन इसको आप हाइपोथेसिस है। हाँ, तो इसलिए कहा जा सकता है कि अगर इंडियन सेक्युलरिज्म या भारतीय धर्मनिरपेक्षता की यात्रा है तो इस बिंदु को भूला नहीं जा सकता। नहीं, आई मीन हम अकबर की तो बात करते हैं, और उनको पता है हमें कि जेसुइट्स उनके साथ मिले थे, वो अंग्रेज़ नहीं थे, वो पोर्चुगीज़ और साउदर्न यूरोप से आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जेसुइट्स जो थे वो तरह तरह से इधर उधर घूमते रहते थे। आप पता नहीं शायद जानते हैं कि नहीं कि डेविड ह्यूम जो स्कॉटिश फिलासफर है, कहा जाता है कि उनका कई लोगों ने ये सोचा है कि डेविड ह्यूम का जो सारा फिलासफी है वो बुद्धिस्ट फिलासफी से मिलती जुलती है। तो अब एक बहुत सीरियसली स्कॉलरली आर्टिकल निकला है कहीं, अच्छा, कि कुछ जेसुइट्स थे साउथ ऑफ फ्रांस में, वहाँ पर डेविड ह्यूम उन जेसुइट्स को मिले थे और वहाँ से उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। तो डेविड ह्यूम की फिलॉसफी जो है वो बुद्धा से एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंस्पायर हुई थी थ्रू द मीडिएशन ऑफ दीज जेसुइट्स। तो ये जो पुरानी जो अर्ली हिस्ट्री है ऑफ इंटरकनेक्टेड हिस्ट्री, ग्लोबल हिस्ट्री, उसको नहीं भूलना चाहिए। काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंसेस होते रहते थे। अब बुद्धा को देख लीजिए, बुद्धा हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ ईस्ट गए थे, मतलब बुद्धिस्ट आइडियाज, क्योंकि लोग सोचते हैं अशोका ने उनको वहाँ पर भेज दिया, पर वेस्ट कितना गए? सारे बामिया बुद्धा, पूरा अफगानिस्तान बुद्धिस्ट था। कितने ही रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर बोला जाता है कि साइरस जो थे पर्शियन के, उनके दरबार पे ये पैलेस्टाइन और ग्रेको रोमन्स आते थे और बुद्धिस्ट भी आते थे, और वहाँ पर बहुत सारे डिस्कशंस होते थे जिसको हम मैनिकीइज्म बोलते हैं। जो मणि थे वो मणि बुद्धा से भी इंस्पायर्ड थे। तो वेस्ट वर्ड्स जो गए हैं, तो आई वोंट बी सरप्राइज अगेन, ये तो बहुत बेतुकी सी बात लगेगी लोगों को, और मैं इस पर ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ा स्कॉलरली स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पर मैं आई वोंट बी सरप्राइज सम पीपल डिस्कवर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन क्रिश्चियनिटी। I won't be surprised. There is a lot which is common. Just the idea of compassion in Buddhism and the idea of charity in Christianity. There's a lot which is common there. So early Christianity की बात कर रहा हूँ, before the 3rd century. मैं तो क्राइस्ट को एक गुरु की तरह मानता हूँ, जैसे बौद्ध गुरु हैं। ये तो क्रिश्चियन बाद में क्रिश्चियनिटी पूरा रिलीजन बना, उससे बहुत तकलीफें बढ़ गई। लेकिन जीसस क्राइस्ट तो एक डिसेंट थे जो कुछ मैसेज दे रहे थे। मैं ज़्यादा नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन मेरी एक ऐसी धारणा है कि उस समय इस तरह के कन्फ्यूशियस, बुद्धा, जैन, जीसस ऐसे थे जो कि अपने अपनी बातें कह रहे थे और लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे थे और नए नए मार्ग बन रहे थे। उनमें से कितने मार्ग रिलीजन बन गए, ये कन्फ्यूशन रिलीजन कभी नहीं बना। बौद्ध भी बहुत देर तक रिलीजन नहीं था। तो ये मुझे क्रिश्चियनिटी तो बन गया 3rd सेंचुरी में, तो बन ही गया था, पहले ही शायद बन गया। तो आप इसमें ये कहते हैं कि हमारे यहाँ दरअसल एक दिक्कत ये भी हुई कि जो हिंदुस्तानी सेक्युलरिज्म या भारतीय सेक्युलरिज्म था, जो एक पेचीदा अवधारणा है, कॉम्प्लेक्स और काफ़ी परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड, और वो भारतीय संवैधानिक सेक्युलरिज्म है, तो उसको हम पूरी तरह नहीं समझ पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं? और क्योंकि कई बारी जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जो जुड़े होते हैं शब्दों से, उनका महत्व ज़्यादा होता है। और आजकल के टाइम पे तो हमें समझ लेना चाहिए कि स्टीरियोटाइप्स का ही ज़माना है, पर ये स्टीरियोटाइप्स कोई नई बात है, ये पहले भी चलती थी। आजकल अफवाहों का ज़माना है, लेकिन एक बार ये जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पुरानी होती थी, आपने सेकुलरिज्म को एक डिफाइन कर दिया, वेस्टर्न कोई इंटेलेक्चुअल्स ने कोई टेक्स्ट पढ़ ली, उसमें देखा सेकुलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, तो वही डेफिनेशन सबको मतलब सबके यहाँ छा गई, तो क्रिटिक भी उसी की हो रही है और डिफेंस का भी उसी का हो रहा है।
और लोग कभी देखने की कोशिश नहीं कर रहे। सिर्फ एक सेकुलरिज्म की डेफिनेशन अलग बना दी गई जो गांधीयन है, वो सर्वधर्म समभाव, जिससे जुड़ा हुआ है। पर वो गांधीयन सेकुलरिज्म है, नहीं तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म ही इंडियन सेकुलरिज्म थी कि रिलीजन को अलग करो, एंटी रिलीजियस बन जाओ। उस सेकुलरिज्म उससे जुड़ गया और उसका रिएक्शन फिर नंदी और मदन जैसा हुआ। लेकिन वो भी अगर पढ़ते कि असल में क्या है, अब आप सोचिए, मैं ये कुछ अंदरूनी किस्से हैं डिपार्टमेंट और सेंटर्स के, तो मैं उसको सामने नहीं लाना चाहता। लेकिन मैं कुछ बड़े बड़े लोग हैं, वो ये सोचते थे बहुत मतलब अच्छे खासे एकेडमिक्स, वो सोचते थे कि माइनॉरिटी शब्द का यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। हाँ, ये तो खैर चलते फिरते भी कहा जाता है। और कभी सुप्रीम कोर्ट लॉयर से मिला होंगे जो सोचते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स है और माइनॉरिटी का मतलब है रिजर्वेशंस फॉर कास्ट। तो इतनी तो हमारी लिटरेसी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब आप ये सोचिए कि हमारी पूरी राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन को 20 साल पहले, राइट विंग तो वैसे ही सोचती है, लेकिन लेफ्ट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनकी राय क्या थी 20 साल पहले? It's an instrument of class rule. Yeah. It's a bourgeois document. It's a property. मतलब फंडामेंटल राइट्स को कौन मानता था? राइट्स ही शब्द, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बारी मैंने शब्द यूज़ किया था 3 मूर्ति में, ये 1990-91 की बात है। एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था, मैं नया अभी नया तो नहीं था, 11-12 साल हो गए थे मेरे को JNU में, लेकिन मैंने एक शब्द यूज़ किया, लेफ्ट लिबरल। एक बहुत बड़ा एक हाहाकार मच गई, सब लोग उठ के बोलने लगे, पहले आप ये डिफाइन करिए कि आप लेफ्ट हैं कि लिबरल। लेफ्ट लिबरल नाम का शब्द ही नहीं था, ये एक हाइफनेटेड जो शब्द है, इसके बारे में लोगों को बहुत तकलीफ हो गई। और लिबरल का मतलब ये था कि बिलीवर इन फंडामेंटल राइट्स। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप लेफ्ट को भी मानते हो और आप फंडामेंटल राइट्स में भी आपका, ये लोग इसके बारे में लोग, राइट्स वाज अ बूर्जुआ कॉन्सेप्ट, क्रिटिक ऑफ गौथा प्रोग्राम में लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उसकी अवधारणा रहेगी और आप इस तरह से मिसकंसेप्शन रहेंगे, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि आप इंडियन सेकुलरिज्म को कभी जानेंगे ही नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ेंगे ठीक तरह से जिस तरह से पढ़ना चाहिए। आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडीज थोड़े बहुत लीगल स्कॉलर्स को छोड़ के कौन करता था? हम JNU में मैं पढ़ाता था कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उड़ीसा जो बेचारे जो बच्चे आते थे पढ़ के, वो सिर्फ आर्टिकल्स को रख के बता देते कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है उसके बारे में तो उनको कुछ ज्ञान नहीं, और ना ही JNU में हमने सिखाया। एक कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज करी थी 2001 में, जिसका 2008 में जाके किताब द मॉरल रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was the original title, पर उसको हमने पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहली किताब होगी शायद जिसमें एक मोरालिटी और एथिक्स की बात हुई है। उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, 15-16। तो उसके पहले कोई ये उसको एक मॉरल फिलॉसफी के डॉक्यूमेंट की तरह सोचता ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी ने पढ़ी ही नहीं थी। 1990 से 1990 का जो दशक है, उसके पहले हम लोग उस असेंबली डिबेट्स को नहीं पढ़ते थे। अब हमको समझ आ रहा है कि यार ये सब हम हाँ, बल्कि अब तो काफ़ी पढ़ा जा रहा है वो। अब पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये सब ये हमारे छात्र ही हैं जिन्होंने ये सब कुछ पढ़ा है। मैं अकेला अपना नहीं कह रहा, पर हमारे मतलब कि हमारे 4-5 लोगों ने इन सबको तैयार किया है जो अब बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कर रहे हैं, मतलब 1990 और अर्ली 2000s के अंदर। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मेजर इंडस्ट्री, एवरीबॉडी इज राइटिंग अबाउट इट। लेकिन हम जिस वक्त में बात कर रहे हैं, जिस माहौल की, उस समय उसको कहा जा सकता है, और आपको भी काम करते हुए इतना वक्त गुजर गया कि वह शायद भारतीय धर्मनिरपेक्षता के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती का समय है। वह सबसे संकट के क्षण में है। और ठीक इस समय आपकी किताब आती है रीइमेजिनिंग सेक्युलरिज्म, जिसमें आप कहते हैं कि हमें फिर से उसके बारे में या नए तरीके से उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है।
तो अब तक जो उसका इस्तेमाल था, बर्ताव था, उससे थोड़ी असंतोष आप मालूम पड़ता है। वह असंतोष भी आपको इसी समय क्यों हुआ जिस समय धर्मनिरपेक्षता सबसे ज़्यादा चुनौती झेल रही है और उसकी साख ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, उसी टाइम पर जब डीपेस्ट क्राइसिस हो तभी उनको किसी चीज़ को फिर से रीइमेजिन करने की सोचा जा सकता है। दो ही आपके पास रास्ते हैं, या तो उसको त्याग दिया जाए, इसका कोई मायने नहीं है, ये बेकार चीज़ है, इसको छोड़ देते हैं, या दूसरा है कि इसको एक नई तरीके से पेश किया जाए जिससे लोगों को इसकी अपील उसमें हो। तो मैं सोचता हूँ कि पॉलिटिकली स्पीकिंग सेक्युलर शब्द को छोड़ देना एक मूर्खता होगी। आज भी अगर मैं जब भी अपने जो मेरे, और मैं इसको गलती भी मानता हूँ, मैं इस पर एक शब्द दो शब्द कहूँगा कि जब भी मैं मुस्लिम्स और क्रिश्चियन से मिलता हूँ अपने दोस्तों से, तो सबसे ज़्यादा प्रो सेक्युलर लोग वही हैं। अब उसी टाइम पर जब ये सबसे ज़्यादा इनके ऊपर हमला हो रहा है, आप सेकुलर शब्द को छोड़ना चाहते हैं, मतलब आप उनका साथ छोड़ना चाहते हैं। क्यों? ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है? मॉरल रीजनिंग के अंदर हमेशा कंपैरेटिव और कंटेक्चुअलिटी, ये दोनों होनी चाहिए। प्रैक्टिकल रीजनिंग के अंदर अगर आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं तो आप पहले बताइए कि आप उसके लिए उसकी जगह क्या ला रहे हैं। आपके पास वो तो है नहीं, आप इसको भी छोड़ दोगे तो आएगा अपने आप ही हिंदू राष्ट्रवादी आएगा। आप कुछ भी कहते रहिए, एक खामियां हैं, वो खामियां हैं। तो इसलिए सेक्युलर को मत छोड़िए, पॉलिटिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अगर नहीं छोड़ना तो उसको रीइमेजिन कीजिए। यही मैं चाहता हूँ, अभी इसको रीइमेजिन करिए। और मैं तरह तरह से, देखिए हिंदू नेशनलिज्म जो है और मुस्लिम नेशनलिज्म दोनों ही, ये सेकुलर नेशनलिज्म जितने पुराने हैं, और ये लड़ाई तब से चल रही है। सेकुलर लोग शब्द यूज़ करना नहीं चाहते, मतलब नहीं करते थे, लेकिन 1920 में अब मेरी वो एक नई किताब आ रही है लाजपत राय पर, उसमें लाजपत राय, हाँ, वो जो एक जीवनी आ रही है हाँ, अब वो मैं उसके बारे में कुछ कारण बात नहीं कर सकता, लेकिन उस किताब में लाजपत राय सेकुलर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सेकुलरवादी हूँ। लाजपत राय का तो एक निबंध भी मुझे याद है जो उन्होंने नेशनल एजुकेशन पर लिखा है, और वो बहुत दिलचस्प निबंध है क्योंकि उसमें वो कहते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वे कहते हैं कि ये दरअसल असली मायनों में राष्ट्रीय जो हमें बनाना है वो अभी भी एक टास्क है। हाँ, तो वो इसी से जूझ रहे थे। उनको हिंदू आइडेंटिटी तो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन वो इंडियन आइडेंटिटी भी चाहते थे, तो वो सिर्फ हिंदू में ही सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इंडियन जो थी उसके लिए वो सेकुलर शब्द यूज़ कर रहे थे, सेकुलर इंडियन। तो ये हिंदू नेशनलिज्म और सेकुलर नेशनलिज्म एक दूसरे से ज़्यादा मतलब एक ही टाइम पर बन रहे थे। नेशनलिज्म शब्द के ऊपर ही स्ट्रगल हो रहा था, ये हिंदू मुसलमान बने या फिर वो इंडियन बने। तो ये बहुत पुरानी लड़ाई है। अभी हिंदू नेशनलिज्म हावी हो रहा है, सेकुलर नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म नीचे जा रहा है, लोगों को लगता है, पर इसका टाइम बदल भी सकता है। लेकिन वो तभी बदलेगा जब आप नए सिरे से उसकी कल्पना करें कि आप अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, दो चीज़ें बहुत जो मुझे लगता है कि सेकुलरिस्ट की गलती है। मैं अपनी गलतियों पर ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ, दूसरे की गलती बाकी लोग करते रहे। सेल्फ क्रिटिकल, दूसरों की क्रिटिक इज़ एज इम्पोर्टेंट, वो सिमिल्टेनियसली होनी चाहिए। तो पहले दो चीज़ें, एक तो हमने कम्युनल और कम्युनिटेरियन को कंफ्यूज कर दिया। मतलब अगर आदमी अपने को कहे कि मैं, जैसे लाजपत राय या गांधी, अगर वो अपने आप को हिंदू बताएं तो वो कम्युनल तो नहीं बन गए,
वो तो तभी बनेंगे जब हिंदू अपने आप को डिफाइन करेगा अगेंस्ट मुस्लिम, दैट इज कम्युनल। तो कम्युनिटेरियन इज ओनली सेइंग कि भाई मैं अपनी आइडेंटिटी को एक कम्युनिटी से जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी को कम्युनिटी में सबस्यूम करना चाहता हूँ, ये तो वो नहीं कह रहे। और ना ही वो कह रहे हैं कि दूसरी कम्युनिटीज को खा जाऊंगा मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो सिर्फ अपने आप को हिंदू कहना कम्युनल नहीं है, लेकिन बहुत लोग इस विचारधारा के थे मेरे टाइम पे ही। अगर किसी ने कह दिया कि वो हिंदू हैं तो हम लोग सोचते थे कि ये तो कम्युनल हो गया। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। तो पहली बात। दूसरी बात, सेक्युलरिज्म शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू बीइंग अ प्रोटेक्शन डिवाइस फॉर माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व नहीं है कि वो सेक्युलरिज्म को बचाए। आप उसको डिफाइन ही क्यों करते हैं कि इट्स समथिंग टू डू विद माइनॉरिटी राइट्स। सेक्युलरिज्म मेजॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए भी है। किस लिए? बिकॉज इतनी गंदगी है मेजॉरिटी रिलीजन में, माफ़ कीजिएगा, कोई इस पर कोई दुखी ना FIR ना कर दे। नहीं, FIR की जगह कुछ नहीं किसी को। देखिए, दयानंद अपनी धर्म की गंदगी की बात कर रहे थे ना, हम उनसे एग्री करें ना करें। मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर दयानंद सरस्वती आज होते, हाँ, तो जेल में होते या उनकी हत्या कर दी गई होती। तो और वो कितने सारे तथागत ब्रह्म समाज, राममोहन राय, प्रार्थना समाज, कितने ही समाज जो बने, वो सारे के सारे हिंदू में रिफॉर्म कर रहे थे ना। सारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और क्या है। तो वो रिफॉर्म कैसे करते जब तक वो बोलते नहीं कि इसमें ये खराबी है, ये खराबी है। जितना आप एक चीज़ को, जिससे ज़्यादा आप उसको रिस्पेक्ट करते हो या उससे लव करते हो, उसको अपने करीब मांगते हो, उसमें जब कमियां दिखती हैं तो आपका खून खोलेगा और आप उसके खिलाफ बोलोगे। तो जितना आप अपनत्व से हिंदू को अपनाएंगे, उतने ही जोर शोर से उसकी रोष होगा, रोष से उसकी जो कमियां हैं उसको सामने लाने की कोशिश करना चाहिए। तो जितने हिंदू हैं, मैं उनको ये कहना हूँ, मैं उनको ये राय मशवरा देना चाहता हूँ कि वो अपनी ही रिलीजन पे ज़रा देखें, गौर करें, और उसमें जितनी भी कमियां हैं उन सब कमियों को उखाड़ के फेंकने की कोशिश करें, जिससे कि वो सुधरे। धर्म बना ही अपने आप को सुधारने के लिए है। और अपनी परिभाषा वो मुसलमानों की अपेक्षा न करें, बल्कि उनकी तुलना में न करें, बल्कि हिंदुस्तानी जो इंडियन इस्लाम है वो वैसे भी वेस्टर्न मिडल ईस्टर्न इस्लाम से काफ़ी डिफरेंट है। तो वैसे भी बहुत अलग अलग, मतलब काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ आ गई हैं, लेकिन जितनी भी डिफरेंसेस हैं उनको भी आप देख लीजिए। जो रिस्पेक्ट कर सकते हैं, जिनको आप टॉलरेट रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको आप अपनाना चाहते हैं अपना लीजिए, जिनको आप नहीं अपनाना चाहते उनको छोड़ दीजिए, वो अपने आप देख लेंगे। वो उनको यही सलाह मशवरा दीजिए कि आप भी अपने रिलीजन में वही करिए जो मैं कर रहा हूँ। आप उनके रिलीजन से क्यों उलझते हैं? बिल्कुल। या फिर हिंदी के लेखक ज्ञानेंद्र की तरह भी हम सोच सकते हैं, जिसमें ज्ञानेंद्र ये कहते हैं कि इसको लेकर हम बहुत फिक्र क्यों करते हैं कि जो मुसलमान हैं उनकी पवित्रता का जो स्रोत है वो देश के बाहर है, या जो क्रिश्चियनिटी है या ईसाईयत है उसका मुख्य तीर्थ स्थान या पवित्रता का स्रोत बाहर है। हिंदू को ये सोचना चाहिए कि जो हिंदू, अब इतने सारे हिंदू अमेरिका में रहते हैं, क्या उनका भी सूत्र पवित्रता का भारतवर्ष है? तो वो सारे के सारे अनपेट्रियोटिक हो गए क्या? हाँ। और लेकिन ज्ञानेंद्र ये बात कहते हैं कि ये तो इतनी अच्छी बात है कि जो चीज़ हमें खुद से हासिल नहीं है वो कोई और लेकर आ रहा है, तो ये तो हमारे भीतर वो जोड़ रहा है। प्लूरलिज्म का तो मतलब ये है। हाँ, तो आपको उसके लिए उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो प्रोफेसर राजीव भार्गव के इस मशवरे के साथ कि हमें अपने भीतर झांक के देखना चाहिए और ख़ुद अपनी आलोचना लगातार करते रहनी चाहिए, और यह धर्मनिरपेक्ष लोगों को भी करना चाहिए जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानते हैं और जो खुद को धार्मिक कहते हैं उन्हें भी। इसके साथ प्रोफेसर राजीव भार्गव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबसे अनुरोध कि आप कड़वी कॉफ़ी को देखते रहें,
अपनी राय देते रहें और हमारी मदद करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।